जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करें। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, टू स्पर ग्रोथ इन जॉब्स, बूस्टर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लो कॉस्ट हाउसिंग। तो बेसिकली माना जा रहा है कि अपकमिंग बजट में जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल फोकस करने वाली कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग पे, क्योंकि इनको बूस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब इन सेक्टर्स को बूस्ट दिया जाएगा तभी डिमांड, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी इकॉनमी में, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की वजह से डिमांड इकॉनमी में बढ़ेगी। So the upcoming budget is expected to give a special focus to construction development and affordable housing, as increased activity in these areas provide a higher boost to overall demand in the economy because of the forward and backward linkages. तो बेसिकली सोर्सेज के द्वारा पता किया गया कि गवर्नमेंट फर्दर प्लान कर रही है कि एफडीआई को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और ज़्यादा लिबरलाइज किया जाए और हायर एलोकेशन दी जाए टू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, फिर क्योंकि एक फैक्टर ये भी है जो हमने देखा कि माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सोडस हो रहा था, उनके वापस से अपने वो होम टाउन जा रहे थे, वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पास यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं थी अर्बन क्लस्टर्स में। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा फोकस किया जा सकता है। जॉनसन इनवाइट पीएम टू G7 इन जून। तो बेसिकली G7 की मीटिंग होने वाली है जिसमें जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया। तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, तो इंडिया को बस इनविटेशन मिला है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया को इनविटेशन मिला है, इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे वो जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अ फोर्टनाइट आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कॉल्ड अ प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस रिग्रेट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू विजिट इंडिया एज चीफ गेस्ट। और उसके बाद उन्होंने G7 के लिए बुलाया और उन्होंने ये भी बोला कि G7 से पहले वो एक बार यहाँ पे खुद विजिट करेंगे। तो जॉनसन हु हैड एक्सटेंडेड एन invitation to Modi during a phone call last year also reiterated his plan to visit India ahead of the G7 summit. अब यहाँ पे D10 ग्रुप की बात की गई। तो D10 ग्रुप में जो डेमोक्रेसी 10 है उसमें कौन कौन से लोग हैं, उसमें G7 प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो ये 10 कंट्रीज़ का समूह है, 10 लीडर्स जो लगभग 60% ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी। और ये भी मान सकते हैं कि चाइना को एक सिग्नल काउंटर करने के लिए एक ग्रुप मान सकते हैं। ये खैर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया हाईकोर्ट के द्वारा कि आरटीआई में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो आपको अपना इंटरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या इंटरेस्ट है उस इन्फॉर्मेशन को जानने में। ठीक है, तो द दिल्ली हाईकोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन बीइंग सॉट बाय एन एप्लीकेंट अंडर द आरटीआई लॉ वुड बी नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द बोनाफाइड्स। मतलब वो जेन्युइनली उनको ज़रूरत है कि नहीं है, तो इसलिए उनको अपना इंटरेस्ट बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो द बेंच एडेड दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कुड रिजल्ट इन इनजस्टिस टू सेवरल अदर अफेक्टेड पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन इज सॉट। अब बेसिकली आरटीआई में कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसमें दूसरों की इन्फॉर्मेशन भी जाती है। ठीक है, तो ये उसके खिलाफ इंजस्टिस होगा अगर हम इंटरेस्ट ना जाने उस व्यक्ति का जो कि कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन जो सेक्शन 6 क्लॉज 2 है आरटीआई एक्ट का 2005 उसमें ये लिखा है कि कोई भी एप्लीकेंट अगर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उसे कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इससे कंपेयरिंग ये जजमेंट दिया कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि 9th क्लास में जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए। अप टिल दिस ग्रेड स्टूडेंट्स हैव पास्ड ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट ग्रेड ड्यू टू द नो डिटेंशन पॉलिसी। तो बेसिकली ये होता है 9th तक किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाता, किसी भी क्लास में उनको पास किया जाता, भले ही वो कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, ऐसे ही आगे कर दिया जाता है। लेकिन 9th के बाद जब बच्चा 10th में जाता है तो 9th में अच्छे से एग्जाम्स होते हैं तो पता चलता है कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं, फिर वो 9th में फेल हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस नो डिटेंशन पॉलिसी पे वापस से सोचने की ज़रूरत है कि नो डिटेंशन पॉलिसी सही है। हर क्लास में अच्छे से एग्जाम होने चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी चेक होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक है, उसके बाद ही उसे आगे जाने देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दीज स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्रेस्ड। और बेसिकली ये माना गया कि जो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं उन स्टूडेंट को ट्रेस करना चाहिए। तो उसके लिए 2 फोल्ड स्ट्रैटेजी की बात की गई। पहला, दे नीड टू बी ब्रॉड बैक एंड मेड टू बेनिफिट फ्रॉम स्किलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, उनको स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए जो बच्चे स्कूल से बाहर जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा, वो अभी जब तक वो स्कूल सिस्टम से बाहर थे तो वो किस काम में इन्वॉल्व थे पहले वो देखना, और फिर जिस काम में वो इन्वॉल्व थे उसमें ही उनकी स्किल को डेवलप करना। ये बेसिकली 2 फोल्ड स्ट्रैटेजी की बात की गई। इसके अलावा apart from resolving to build on foundation literacy and numeracy, another focus is on Delhi government is on increasing parental management with school management committees। तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ जिसमें पेरेंट्स और स्कूल के जो स्टाफ है वो आपस में बात करें कि कौन सा गैप है जो ब्रिज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, नो डिटेंशन पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे खैर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिफोर क्लिकिंग आई एग्री।
तो बेसिकली आपको पता होगा जब ऐसे आप कोई भी कहीं पर भी अकाउंट बनाते हैं तो आई एग्री में इतने ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और बेसिकली उन टर्म्स और कंडीशंस को कोई भी नहीं पढ़ता, बस आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो वो हमारा डेटा कितना शेयर कर रहे हैं हमसे, कोई कंसेंट, तो वो बेसिकली हमसे लेते हैं कंसेंट, पर वो सब इतना टफ लैंग्वेज में होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता और वो आई एग्री कर देता है। तो द लास्ट टाइम यू यूज इन ऐप, दे रीड इट प्राइवेसी पॉलिसी बिफोर क्लिकिंग आई एग्री। इफ नॉट, डोंट वरी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी इजी रीडिंग के लिए होती ही नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा लीगल जार्गन यूज़ किए जाते हैं कि ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पढ़ने के बराबर है। ठीक है, एक सर्वे किया गया 155 कॉलेज स्टूडेंट्स का, बेसिकली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, और उनका लॉ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि वो हाफ क्लॉजेस नहीं समझ पा रहे, मतलब आधे से ज़्यादा क्लॉजेस तो उनको ही समझ नहीं आ रहे हैं। तो फिर आप नॉर्मल पर्सन से उम्मीद करो कि वो क्लॉजेस पढ़ के समझ के आपकी आई एग्री करेगा, तो ये तो बहुत ही फार फेच्ड चीज़ हो गई। ठीक है, मोस्ट पॉलिसीज़ इंग्लिश में होती है, तो जो लोग इस कंट्री में, इंडिया में सिर्फ लगभग 12% लोगों को इंग्लिश आती है, आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। उनको सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोल दो तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी अक्रॉस इंडिया फाउंड दैट इवन पीपल हु कुडंट रीड और राइट व्हेन मेड अवेयर ऑफ व्हाट दे वर कंसेंटेड टू केयर डीपली अबाउट इट। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता उनको आप इंग्लिश में से पॉलिसी लिख के दे रहे हो। ऊपर से जब उन लोगों से पूछा गया कि आपका ऐसा ऐसा डेटा शेयर हो रहा है, तो उनको भी इस बात से आपत्ति थी कि मेरा डेटा ऐसे शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन कंसेंट इज देयर फॉर अ फॉल्स चॉइस इन मोस्ट इंडियंस। तो हमें लगता है कि उन कंपनीज को लगता है कि हमसे कंसेंट ले रहे हैं, पर बेसिकली हमारे लिए फॉल्स चॉइस ही है। However, consent is also the fulcrum of India's फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम। अब हमें क्या है, हमें इस आर्टिकल से बेसिकली 4 पॉइंट्स मिला है जो कि हमें याद रखने। पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, दूसरा नीति आयोग के एक डेपा के बारे में। ठीक है, तो अभी हम ये चारों पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी कि कभी ऐसे प्राइवेसी के बारे में आए तो आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। पहला, द डेटा प्रोटेक्शन बिल अंडर कंसिडरेशन बाई पार्लियामेंट लिस्ट कंसेंट एज अ लीगल ग्राउंड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो बेसिकली अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट स्टेज में है, तो उसमें ये बोला गया है कि कंसेंट बहुत ज़रूरी होगा डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और कंसेंट इंसान द्वारा फ्रीली दिया जाए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए आप कंसेंट ले रहे हो, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, रिवोकेबल होना चाहिए। मतलब मैंने एक बार कंसेंट दे दिया, उसके बाद मैं चाहती नहीं मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए, मैं अपना कंसेंट वापस भी ले सकूँ। ठीक है, तो ऑल लीगली साउंड ऑब्जेक्टिव्स बट डिफिकल्ट टू अचीव इन प्रैक्टिस। ऑथर ने बोला ये बहुत अच्छा है डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो आपने ड्राफ्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं कि कंसेंट लेना चाहिए, वो रिवोकेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, तो ये सारी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस में अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़, नीति आयोग ने पब्लिक कमेंट्स मांगे थे। एक, उसने डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाया। क्या बनाया? डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। अ सिस्टम विल कनेक्ट एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल हेल्थ, टेलीकॉम एंड अदर डेटा सो दैट इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अदर। तो बेसिकली इस सिस्टम में इंडिविजुअल की सारी हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, टेलीकॉम, सारा डेटा एक साथ कलेक्ट किया जाएगा और एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन डेपा ने बोला है कि वो कंसेंट को यूज़ करेगा ताकि जो डेटा हो वो यूज़र के कंट्रोल में ही रहे। ठीक है, थ्रू डीपा एंड अदर सिमिलर इनिशिएटिव्स इंडिया पॉइज्ड है कि वो इनोवेशन इकोनॉमी कैसे बना रहा है और लोगों के डेटा को भी कैसे सिक्योर कर रहा है। अब ऑथर ने बोला कि इसके लिए हम कर क्या कह सकते हैं। पहला, बिजनेस को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट। ठीक है, ये सब राइट थिंग नहीं है इंसान के लिए, मतलब जिनका डेटा शेयर हो रहा है, पर बिजनेसेस के लिए भी अच्छी चीज़ है क्योंकि लोग बिजनेसेस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। जैसे व्हाट्सएप ने एक एग्री पॉलिसी दे दी, ठीक है, और लोगों का भरोसा एकदम से व्हाट्सएप के ऊपर से उठ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेसेस को भी अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें एक कंसेंट पॉलिसी बहुत ईजी भाषा में लोगों तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। It tested 20 innovative design ideas and found that making consumers read privacy policies, बेसिकली आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पेज पर रखो कि वो प्राइवेसी पॉलिसीज़ लगभग 5 मिनट तक रीड करें, जो भी इसमें क्लॉजेज हैं क्लॉज बाई क्लॉज, और आप उनको ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग देम टू स्टे ऑन द प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर आप किसी, ये सर्वे से पाया गया कि अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत टाइम तक पढ़ता है, जैसे 5 मिनट तक उस पेज पर है, तो उसका शेयर उससे बढ़ता है। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है, उस बिजनेसेस में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, गेटिंग देम टू स्टे ऑन द प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर अ फ्यू मिनट्स लेड टू इंक्रीज ट्रस्ट इन बिजनेसेस एंड ग्रेटर डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है क्योंकि जो कंज्यूमर का उसका भी ट्रस्ट बढ़ रहा है बिजनेस पे, और बिजनेस के लिए भी अच्छी बात है कि सारे उसने लीगल चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, this creates a win-win situation where business receives more data and individual understand whether what they are consenting to। ठीक है, तो बिजनेस को भी ज़्यादा डेटा मिल सकता है अगर लोग उस पर भरोसा रखें। शोइंग यूजर्स, जैसे आप कैसे यूज़र को बोल सकते हैं कि वो प्राइवेसी पेज पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, जैसे इट टेक्स लेस टाइम टू रीड दिस पॉलिसीज एंड ब्रशिंग योर टीथ। ठीक है, सेकेंड, रेगुलेटरी बॉडीज़ को स्टेप इन करना पड़ेगा
कस्टमर्स को गाइड करने के लिए। कंज्यूमर्स के पास इतना टाइम है, इतना नॉलेज नहीं होती कि वो प्राइवेसी पॉलिसी को समझ सके। तो अनफेयर होगा अगर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ के समझ लें, ठीक है ना। अदर सेक्टर्स रेगुलेटरी बॉडीज स्टेप इनटू ब्रिज दिस इन्फॉर्मेशन गैप। जैसे कि हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो सारे अप्लाइंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को स्टार रेटिंग देता है कि 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो वैसे ही ऐप्स को भी प्राइवेसी रेटिंग देना शुरू कर देना चाहिए कि आपका ये डेटा कितना सेव करके रखते हैं, कितना आपका डेटा ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसकी वजह से अगर जिसकी ज़्यादा प्राइवेसी रेटिंग होगी तो लोग उनको ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसा कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो एक प्राइवेसी रेटिंग फॉर ऐप्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मेक मोर इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट देयर डेटा, ठीक है, ये बोला गया है। दूसरा, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस कैन प्ले एन इनेबलिंग रोल बाय रनिंग इनोवेटिव अवेयरनेस कैंपेन्स। अब इनोवेटिव अवेयरनेस कैंपेन कैसे, जैसे कि 2020 में एक बिग एफएम था, उसने 10 एपिसोड रेडियो शो चलाया था जिसका नाम था जिंदगी मोबाइल। उसमें वो लोगों को बताता कि प्राइवेसी रिलेटेड मैसेजेस कितने ज़रूरी है, फिक्शनल स्टोरीज में कन्वर्ट करके उसको, ठीक है, कि जैसे उसमें ऐसी स्टोरीज बताई जाती थी कि आपको पब्लिक कंप्यूटर से लॉग ऑफ कर लेना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ ऐसे ईजिली शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में दिखाया गया था, ठीक है। तो लोग इससे अवेयर हुए कि उनका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, उनको डेटा सबसे शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। So despite these promising innovations, the burden of proof on privacy should rest with providers rather than consumers. Businesses should act as fiduciaries of user data and act in the best interest of the user than simply maximizing profits. और ऑथर ने लास्ट में ये बोला है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी प्रोवाइडर्स पर लाई करना चाहिए कि वो यूज़र डेटा को ट्रस्ट के साथ रखे अपने पास, और ये कोशिश करें कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूज़र का, ये नहीं कि मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए यूज़र का डेटा किसी ने भी ट्रेड ऑफ कर दी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल ये है बैलेंस डाइट। इस आर्टिकल में खैर ऐसा नहीं जो आपको ना पता हो कोई भी चीज़, पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि ह्यूमन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाला है, ठीक है, और 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोग होंगे जो कि अर्बन एरियाज़ में रह रहे होंगे। तो उनके पास तक सेफ फूड पहुंचना कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली, ये ऑथर ने बताया। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके पास एवरेज होल्डिंग साइज लगभग 1.08 हेक्टेयर का है, ठीक है, और 42% लोग हैं हमारे यहाँ जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। उसके अलावा कल्टिवेबल लैंड एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर आर लिमिटेड एंड ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर। तो वाटर की कमी तो है ही, आपको पता है। उसके बाद लैंड, जो कल्टिवेबल लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, उसकी भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन है। अब ऑथर ने बोला कि अब कोई भी पॉलिसी बननी चाहिए तो उसमें 4 पहलू होने चाहिए। उसके पहला वो 1, इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ फूड, फीड एंड फाइबर फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, इतना फूड प्रोड्यूस होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को खाना मिल सके। दूसरा, इट शुड डू सो इन अ मैनर, और ये सारे फूड इस तरीके से हमें उगाना चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर, सॉइल, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टर है, ठीक है, बट अचीव्स हायर प्रोडक्शन विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बने रहें। तीसरा, जो फूड का मूवमेंट है वो सीमलेस होना चाहिए फ्रॉम फार्म टू फोक, ठीक है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट ठीक ठाक होनी चाहिए, सप्लाई चेन में ज़्यादा लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कीपिंग मार्केटिंग कॉस्ट लो, सेव ऑन फूड लॉसेज इन सप्लाई चेन्स एंड प्रोवाइड सेफ एंड फ्रेश फूड टू द कंज्यूमर्स। एंड फाइनली कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस फूड बनना चाहिए एक ठीक ठाक प्राइस पे, ठीक है। अब ऑथर ने ये बोला इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए, और इंडिया को इस पर अपना लगभग 1% ऑफ GDP खर्च करना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ 0.5% करता है। दूसरा, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पंपिंग ग्राउंड वाटर देते हैं और हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया हैं वहाँ पर मेनली कौन से क्रॉप लगते हैं आपको पता है, राइस, व्हीट और शुगर केन। तो सिर्फ इन सारे क्रॉप्स की वजह से और हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र की वजह से जो फर्टाइल ग्राउंड है वो ख़राब हो रहा है, वहाँ की ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। तो ऑथर ने बेसिकली बोला है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी लेना चाहिए which this can be done by switching from the highly subsidized input price policy to more income support policies। तो ज़्यादा ऑथर ने बोला है कि गवर्नमेंट को इनकम सपोर्ट पॉलिसीज़ देनी चाहिए, ठीक है। अब शुगर और व्हीट जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ, उसके बाद भी उसके प्राइसेस हायर होते हैं दैन द ग्लोबल प्राइस, ठीक है, और जब तक इन क्रॉप्स को हम सब्सिडाइज ना करें तो ये ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट ही ना कर पाएँ। इसके अलावा FCI के पास बहुत ज़्यादा ग्रेन रखा हुआ है, ठीक है, फिर FCI को प्रोकर करने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, तो FCI के ऊपर इतना ज़्यादा वो 3 लाख करोड़ का तो बोरोइंग चल रही है FCI की, ठीक है। तो राइस भले ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है हमारा, लेकिन उसके बाद भी राइस में कितना ज़्यादा पानी को वो कर रहे हैं। अगर हम राइस को एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25 to 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली हम इतना वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द वाटर दैट इज पम्प्ड फॉर राइस कल्टिवेशन। अब ऑथर ने बोला कि
हमने वीट और राइस पे हम एमएसपी भी देते हैं, उसके बाद भी इनमें उतनी ग्रोथ नहीं मिली है जो कि पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर में मिलती है ग्रोथ, जबकि इनमें कोई एमएसपी भी नहीं है, तब भी ये आर ग्रोइंग मच फास्टर 3 to 5 टाइम्स इन सीरियल्स और शुगर केन। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में पुअर लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है, ठीक है, कि खाना पहुंचाने में, प्रोकर करने में, उसमें सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। तो दिस सेगमेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर रिफॉर्म फॉर डिकेड्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग अबाउट एफिकेसी, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला अब इसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि ठीक है, बेसिक हंगर तो हमने कॉन्कर कर ली, लोगों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन कितना न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है ये दिक्कत है लोगों में। अभी हम देख रहे हैं कि कितना मेल न्यूट्रिशन की दिक्कत है। तो ऑथर ने बोला मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट प्रोकर करती है ग्रेन, ठीक है, एमएसपी पे, फिर पीडीएस तक लोगों तक पहुँचाती है, उसमें भी अभी एफसीआई के पास लगभग बोरोइंग्स 3 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना चाहिए कि जो एफसीआई की बोरोइंग्स है जो कि सेंट्रल बजट में नहीं दिखाते हैं वो दिखानी चाहिए, तब हमें असली फिस्कल डेफिसिट पता चलेगा कि गवर्नमेंट का असली फिस्कल डेफिसिट है कितना। तो ऑथर ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया, ऑथर ने ये सोल्यूशन दिया है कि आप इससे अच्छा जो लोग हैं जिनको आप पीडीएस में राशन देते हैं उनको आप एमएसपी प्लस 25% कॉस्ट दे दो, उनके हाथ में कैश दे दो, उनको जो खरीदना है खा के वो, उनको जो खरीदना है वो खरीद लेंगे, ठीक है, खाने के लिए। एफसीआई अगर फूड प्रोकर करता है तो लगभग एमएसपी प्लस 40% हो जाता है, मतलब एमएसपी जो गवर्नमेंट देती है लोगों को प्रोकर करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा एफसीआई को लगभग 40% और कॉस्ट इंगेज करनी पड़ती है इस फूड को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब पीडीएस तक पहुंचाने तक लिए, पीडीएस शॉप्स तक। तो इससे अच्छा लोगों को एमएसपी प्लस 25% दे दो, ठीक है, तो आपके प्रोकरमेंट का खर्चा भी बच जाएगा और लोग भी खुश, और उनको जो खाना है वो खा भी सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड भी ले सकते हैं, क्योंकि आप तो पीडीएस के थ्रू वीट और राइस ही प्रोवाइड कराते हो। So all this would mean setting agri-food policies on a demand-driven approach, protecting sustainability and efficiency in production and marketing. तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। के शेप्ड बजट में आपको इससे पहले ही पढ़ा चुकी हैं, बस के शेप्ड बजट में ये होता है कि कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है जो के की ऊपर वाली लाइन है, जैसे कि अभी कोविड-19 का डिजिटल सेक्टर्स ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो के की नीचे वाली लाइन है वो ये बताती है कि कुछ सेक्टर्स अभी भी नहीं कोप अप कर पाए हैं, जैसे कि टूरिज्म अभी भी वो है, एयर फ्लाइट्स, तो ये सारे एविएशन सेक्टर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पर बेसिकली जो बाइडन है जिनका डे 1 एजेंडा है, तो बेसिकली उन्होंने डे 1 एजेंडा में बताया कि वो जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। दूसरा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे। तीसरा, जो भी फेडरल प्रॉपर्टी है, मतलब स्टेट की प्रॉपर्टी में मास्क वेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बेसिकली हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते थे कि उन्होंने मास्क वेयरिंग को ऐसे रिलैक्स कर रखा था, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला ये बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखेंगे सबको मास्क वेयर करना। यहाँ पे 5G, तो यहाँ पे 5G के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई, ये आपको पता होना चाहिए। 5G और 5th जनरेशन इज द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 5G को बेसिकली 3 बैंड्स में डिवाइड किया जाता है, पहला लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब तीनों के कुछ लिमिटेशंस और कुछ फ़ायदे हैं, तो हम देखेंगे। जैसे लो बैंड स्पेक्ट्रम होगा उसकी कवरेज बहुत अच्छी होगी, पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी स्पीड लिमिटेड होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मिड बैंड स्पेक्ट्रम, जो कि हायर स्पीड देगा एज़ कम्पेयर टू द लो बैंड, लेकिन इसकी कवरेज और पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल्स लिमिटेड होगा। उसके बाद हम हाई की बात करेंगे, तो इसकी स्पीड तो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन इसका कवरेज बहुत ही लिमिटेड होगा, सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड होगी। तो मतलब स्पीड लो बैंड में कम होगी, उसमें उससे ज़्यादा होगी, और हाई में सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन पहले वाले में सिग्नल पेनिट्रेशन और कवरेज ज़्यादा होगी, लेकिन दूसरे वाले में उससे भी कम होगी, और इसमें उससे भी कम होगी, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।